हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सब लोग। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है तुम्हारा रिस्पांस देख के, जो तुम्हें प्रोनाउन चैप्टर इतना ज्यादा पसंद आ रहा है। और आएगा क्यों नहीं, बिकॉज अलग ही अप्रोच से वो करवाया है। और अब तो हम नया टेलीग्राम चैनल भी तुम्हारे लेके आ गए हैं, जिसपे जो हम पढ़ रहे हैं विद पीडीएफ विद एनोटेशन तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसलिए जल्दी से जाओ, चैनल को ज्वाइन करो और फ्री ऑफ कॉस्ट जितना स्टडी मटेरियल है सबका सब ले लो। मैंने फर्स्ट दिन तुमसे वादा किया था, जो भी मेरे से हो सके बेस्ट वे पॉसिबल वो मैं करूंगा, सारे एफर्ट करूंगा, कर रहा हूं और हमेशा करता रहूंगा। मैं तो अपना वादा पूरा कर रहा हूं, लेकिन तुम भी अब अपना वादा पूरा करो और तैयारी बिल्कुल दमदार वे में जोश के साथ करते रहो। देखो भैया, मैं चाहता हूं सबको जॉब मिले और तुम्हें पक्का जॉब मिलेगी, बस हाँ तैयारी फुल रखो, बिकॉज टाइम वंस गॉन इज गॉन फॉर एवर। एक बार समय चले जाता है तो उसके बाद केवल पछतावा बचता है, इसलिए तुम्हें पछतावा ना हो। इसलिए मैं तुम्हारे लिए आज धमाकेदार वीडियो लेके आ गया हूं। प्रोनाउन का सेकंड पार्ट है और ऐसी आगे बहुत ज्यादा धमाकेदार वीडियो आएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर किसी ने नहीं किया है। आज प्रोनाउन का सेकंड पार्ट में हम ऐसी ऐसी धांसू ट्रिक जानने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड तक देखना, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। तो चलो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तुम्हें पता है, इससे पहले की क्लास पे हमने पूरा प्रोनाउन चैप्टर का जो बेस है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। इस पे हमने बहुत सारी चीजें जानी, जैसे प्रोनाउन क्या होता है, फिर इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फिर सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। ये सारी की सारी चीजें हमने पढ़ी और उसी के साथ साथ हमने जो पहला रूल था वो भी कंप्लीट किया। अब आज से हम सेकंड रूल से स्टार्ट करेंगे, है ना भाई, सिंपल सी बात है। लेकिन मैंने तुमसे कल एक लास्ट क्वेश्चन पूछा था क्लास के एंड में, देन के बाद प्रोनाउन का कौन सा केस आता है, सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, ये मैंने क्वेश्चन किया था। अब बता दो, यही हमारा सेकंड रूल है, वहीं से आज हम स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। बताओ भाई क्या आता है, देन के बाद सब्जेक्टिव केस आता है या ऑब्जेक्टिव केस आता है प्रोनाउन का। इन दोनों में से सही कौन सा है, ही इज टॉलर देन शी या ही इज टॉलर देन हर, दोनों में से सही क्या है ये बताओ पहले। कौन सा, ये वाला बोल रहे हो ही इज टॉलर देन हर। अगर कोई बोल रहा है ही इज टॉलर देन हर होता है तो बिल्कुल गलत है नहीं होता, ये गलत है। सही क्या है, ही इज टॉलर देन शी। अब ऐसा क्यों होता है, वही हमारा सेकंड रूल है। अब देखो, मैं तुम्हें एक इतनी धांसू ट्रिक बताने वाला हूं जिससे जो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही इजी, एक सेकंड में सॉल्व होते हैं, एक सेकंड में। केवल देख के देखो, किसी भी सेंटेंस पे अगर तुम्हें देन दिख गया, ध्यान से सुनना, एक बार बोलूंगा और तुम्हें सब समझ पा जाएगा। किसी भी सेंटेंस पे अगर तुम्हें देन दिख गया तो उसके बाद हम सीधे जाएंगे उसके वर्ब में, उस सेंटेंस के वर्ब पे जाएंगे और वर्ब से काउंट करेंगे कि हमें कितने प्रोनाउन मिले। चलो तुम्हारे लिए फिर से बोल देता हूं, अगर हमें किसी भी सेंटेंस पे देन दिखा तो हम उस सेंटेंस के वर्ब में जाएंगे, पीछे वर्ब में, और वर्ब से काउंट करेंगे हमें कितने प्रोनाउन मिले। अगर हमें वर्ब से एक प्रोनाउन मिलेगा, केवल एक, तो वो प्रोनाउन अपने सब्जेक्टिव केस में होगा। और अगर हमको वर्ब से काउंट करके एक से ज्यादा, 2 3 4 5, एक से ज्यादा, ये लो मैंने एरो का साइन किया है, एक से ज्यादा मिलेगा, मोर देन वन, मतलब 2 3 4 5 जितने भी, तो सब के सब अपने ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। बात समझ पा गई, बस यही है रूल नंबर सेकंड। ये तुम्हें किसी भी बुक पे नहीं मिलेगा, किसी भी बुक पे नहीं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। शायद ही बहुत कम टीचर होंगे जिन्हें पता होता है, और अब तुम भी उनमें से एक हो गए हो जिन्हें ये टेक्निक पता है। जब हमें किसी भी सेंटेंस पे देन मिलेगा तो हम उस सेंटेंस के पीछे वर्ब में जाएंगे और वर्ब से काउंट करेंगे कितने प्रोनाउन मिले। अगर केवल एक प्रोनाउन मिलेगा तो वो अपने सब्जेक्टिव केस में होगा हमेशा, और अगर वर्ब से काउंट करके हमें एक से ज्यादा मिले, मोर देन वन, मतलब 2 3 4 कितने भी, तो सब के सब हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। बस यही है, यही रूल है। ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क टिक कर दो, और ये एग्जाम में भी आता है, हमेशा इससे क्वेश्चन बनते हैं। और अगर तुम बुक में देखोगे तो बुक में तुम्हें देन एंड केस के नाम से मिलेगा, देन एंड केस। लेकिन बुकिश लैंग्वेज पे ये बहुत ही डिफिकल्ट है, इसे तुम समझ नहीं पाओगे। क्यों, बिकॉज बुक में लिखा है जो सब्जेक्टिव केस होता है उसका कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ होता है, जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उसका कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस के साथ होता है। अब सब्जेक्ट तो सही है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन होता है तो पता कैसे चलेगा ऑब्जेक्ट होता क्या है, तो उसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए जो मैंने मेथड बताया वो सबसे बेस्ट है। इतना याद कर लिया, नोट कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन। देखो, देन आया, देन के बाद हम सीधे किस पे चले गए, वर्ब में, वर्ब इज है।
अब वर्ब से काउंट किया, कितने प्रोनाउन मिले? केवल एक प्रोनाउन है, तो वो हमेशा अपने सब्जेक्टिव केस में होगा, तो है तो शी सब्जेक्टिव केस में। ही इज टॉलर देन हर, ये तो गलत है। क्यों? बिकॉज इस पे एक ही प्रोनाउन है और वो अपने ऑब्जेक्टिव केस पे नहीं, एक प्रोनाउन होगा तो सब्जेक्टिव केस में होगा। नेक्स्ट देखो, ही इज टॉलर देन शी एंड आई, क्या सही है? देन दिख गया तो हम जाएंगे सीधे वर्ब पे, वर्ब से काउंट करेंगे कितने प्रोनाउन हैं। अब देखो, एक प्रोनाउन और सेकंड दूसरा प्रोनाउन, दो प्रोनाउन है। जब दो हो या दो से ज्यादा हो, मतलब एक से ज्यादा, तो हम हमेशा ये दोनों के दोनों अपने ऑब्जेक्टिव केस में होंगे, ये दोनों के दोनों तो सब्जेक्टिव केस में है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब इस पे देन है, वर्ब पे गए, काउंट किया, एक दो, दो प्रोनाउन, दोनों के दोनों अपने ऑब्जेक्टिव केस में हैं, इसका मतलब बिल्कुल सही है। अब समझ में आ गया? देखो ये टेक्निक सबसे बेस्ट है, इसके पीछे का लॉजिक भी होता है, इसलिए बिकॉज अभी हम जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो ही इज टॉलर देन शी, हम सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कर रहे हैं, इसलिए सब्जेक्टिव केस का ही होगा कंपैरिजन, दोनों सब्जेक्टिव केस है, तो ये तो तुम कर लोगे। लेकिन अगर मैं बोलूं अब हम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इस पे तुम कंफ्यूज हो जाओगे, यही बुक में लिखा होता है, इसलिए मैंने बुकिश लैंग्वेज से नहीं करवाया। ये ट्रिक बताइए भैया, शॉर्ट ट्रिक। अब नेक्स्ट देखो, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन शी एंड मी, क्या ये सही है? इस पे देन आया है, हम जाएंगे वर्ब पे, वर्ब में वर्ब है इज, अब वर्ब से काउंट करेंगे कितने प्रोनाउन दिए हैं, एक प्रोनाउन, अरे सेकंड दूसरा प्रोनाउन, दो प्रोनाउन है। अगर दो प्रोनाउन होते हैं तो हम दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं, चलो ये तो ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन शी ये अपने सब्जेक्टिव केस में हो गया, गलत हो गया, इसलिए गलत हो गया पूरा। अब समझ पा गया कितनी इजी ट्रिक है भाई? अगर इसके बाद भी तुम्हें दिमाग लगाना पड़े मेरे साथ पढ़ के, तो फिर मेरा पढ़ा के क्या फायदा? मैं तो करवाता हूं ऐसे हूं कि तुम्हें दिमाग ना लगाना पड़े। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन शी एंड आई, वर्ब, वर्ब के बाद एक प्रोनाउन, ये सेकंड प्रोनाउन, दोनों के दोनों अपने सब्जेक्टिव केस में है, इसका मतलब गलत नहीं, दोनों के दोनों किस में होने चाहिए? अपने ऑब्जेक्टिव केस में। जब एक से ज्यादा हो तो दोनों के दोनों अपने ऑब्जेक्टिव केस में होंगे, चाहे दो हो चाहे तीन हो, सब के सब। फिर ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हर एंड मी, वर्ब, वर्ब के बाद दो प्रोनाउन, दोनों के दोनों अपने ऑब्जेक्टिव केस में, बिल्कुल सही, ये सही है हमारा। बस ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अब इनको तुमको मीनिंग पे नहीं जाना है, मीनिंग क्या कह रही है, कैसे कह रही है, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस कुछ नहीं, केवल अगर तुम्हें किसी भी सेंटेंस पे देन दिख गया तो हम उस सेंटेंस के वर्ब पे जाएंगे, वर्ब से काउंट करेंगे हमें कितने प्रोनाउन दिखे, अगर एक होगा तो वो अपने सब्जेक्टिव केस में होगा, जैसे इसमें था केवल एक था तो अपने सब्जेक्टिव केस में होगा, और अगर एक से ज्यादा होंगे, दो तीन पांच छह जितने भी, वो सब के सब हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही होंगे, सब के सब। बस इतना सिंपल सा रूल है। अब आगे बढ़ते हैं, इसे जल्दी से नोट करो सबके सब। बाकी जो मैं पूरा करवा रहा हूं वो तुम्हें पीडीएफ फॉर्म में विद एनोटेशन जो लिखा है वो सब का सब तुम्हें फ्री में टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक तुम्हें वीडियो के नीचे मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करो और सारे के सारे जितने पीडीएफ हैं उन्हें डाउनलोड कर लो और आराम से पढ़ते रहो, अपनी प्रैक्टिस करते रहो। बस तुम्हारे हर चीज फ्री में की है, और क्या चाहिए बताओ। अब कुछ और क्वेश्चन है, इनको देखते हैं। मदर लव्स हिम मोर देन आई, बताओ इसका क्या है? मदर लव्स हिम मोर देन आई, मम्मी उसे ज्यादा प्यार करती है मुझसे, क्या हुआ इसका? सही है क्या? देखते हैं। देन आया है, देन आया है तो हम किस पे जाएंगे? वर्ब पे, वर्ब, और वर्ब से काउंट करेंगे कितने प्रोनाउन दिखे, एक मिला और दूसरा प्रोनाउन मिला। अगर दो प्रोनाउन मिल चुके हैं तो दोनों के दोनों अपने ऑब्जेक्टिव केस में होंगे, ये तो अपने ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन आई ये अपने सब्जेक्टिव केस में है, तो गलत हो गया। आई होता है सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी, तो यहाँ पे मी होना चाहिए था, इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट, मदर लव्स ही मोर देन मी, क्या ये सही है? देन आया है तो हम किस पे जाएंगे? वर्ब पे, वर्ब से काउंट करेंगे, एक दो, इसमें ये सब्जेक्टिव केस में है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, गलत हो गया भाई, इसको भी ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए था, हिम होना चाहिए था, तब सही होता। फिर नेक्स्ट, मदर लव्स हिम मोर देन मी, देन आ गया है तो हम किस में जाएंगे? वर्ब में, वर्ब में जाएंगे, वहां से काउंट करेंगे, एक प्रोनाउन दिखा, दूसरा प्रोनाउन दिखा, ये भी अपने ऑब्जेक्टिव केस में है, ये भी अपने ऑब्जेक्टिव केस में है, बिल्कुल सही हो गया आंसर। बस ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बताओ तुम कर नहीं दोगे सही? अगर एरर फाइंड करने में आएगा तो कौन से पार्ट में एरर होगा, किसमें? अगर इसमें होगा तो नो एरर, इसमें होगा तो किस चीज में एरर होगा? ही में होगा एरर। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक में आएगा तो तुम आराम से कर लोगे। बस, मदर लव्स ही मोर देन आई,
देन आ चुका है तो हम किस में जाएंगे, वर्ब में। वर्ब में जाएंगे, वहां से काउंट करेंगे, एक प्रोनाउन दूसरा प्रोनाउन, ये भी सब्जेक्टिव केस ये भी सब्जेक्टिव केस, ये गलत हो गया। दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव केस में होने चाहिए थे, ना कि सब्जेक्टिव केस में। तो ऐसा होता है भाई रूल और क्वेश्चंस। अगर तुम्हें रूल पता चल गया, ट्रिक पता चल गई, तो तुम्हारे आंसर चुटकियों में निकलते हैं। इसलिए जो बोला जाता है ना, कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं उनमें तो ट्रिक होती है जिससे चुटकियों में आंसर निकल जाते हैं, यही ट्रिक होती है, वो ऐसी होती है। तो मैं उसी तरीके से पढ़ाता हूं भैया, जैसे तुम्हारे एग्जाम में आता है। अब इसे नोट डाउन करो, हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 तुम्हें दिख रहा है, सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन। अगर हमको किसी भी सेंटेंस पे एक से ज्यादा प्रोनाउन दिए हों तो उनका सीक्वेंस कैसे होगा वो देखते हैं। भाई अगर एक प्रोनाउन है तो वो तो चलो ठीक है, लेकिन अगर एक से ज्यादा है, 2 3 4 5, तो उनका सीक्वेंस कैसे होगा, पहला कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा आएगा, उसका सीक्वेंस वो हम जानेंगे। अब कैसे होता है कि भैया जो तो हमारी मर्जी वो लगा दो, आगे पीछे किसी को भी कर दो, नहीं, सीक्वेंस होता है। तो थर्ड रूल, हेडिंग डालो, लिखो सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस। आराम से जो नोट कर रहे हैं नोट करो आराम से, भैया नोट तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, और साथ ही साथ तुम्हें पीडीएफ मिल ही रही है, लेकिन पीडीएफ के बाद भी तुम जब तुम्हें टाइम मिले तो नोट्स बनाया करो, प्रैक्टिस होनी चाहिए, नोट्स होने चाहिए हैंड रिटन। पीडीएफ तो इसलिए कि भैया तुम्हें हेल्प मिले, फ्री में हर चीज मैं मटेरियल तुम्हें प्रोवाइड कर सकूं। अब देखो, थर्ड रूल लिख दिया हेडिंग। अब जब हमको किसी भी सेंटेंस पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही होता है इंग्लिश का जनरल स्ट्रक्चर, इसे ही बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जब हमें किसी भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस में हमें प्रोनाउन दिख जाए, और वो प्रोनाउंस कैसे, एक से ज्यादा, कैसे, मोर देन वन, एक से ज्यादा दिख जाए प्रोनाउंस, तो वो सब के सब का जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, अब वो हम जान रहे हैं। इसमें केवल दो कंडीशन बनती है, एक है जनरल सेंस, एक है कन्फेशन। कन्फेशन का सेंस, जनरल सेंस मतलब जब हम कोई कोई भी सेंटेंस ले लें जो केवल जनरल हो, कोई भी सेंटेंस, तो उसमें जो हमारा सीक्वेंस होगा प्रोनाउन का वो होगा सेकंड थर्ड फर्स्ट। अब तुम बोलोगे सर सेकंड थर्ड फर्स्ट क्या है, अरे पर्सन, ग्रामेटिकल पर्सन, याद है चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन बोला था। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी, सेकंड पर्सन में याद है यू, और थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही शी इट दे, ये सब के सब, यही था। हाँ, तो अगर हम किसी भी जनरल सेंस की बात करें तो उसमें जो हमारा सीक्वेंस होगा वो होगा 2 3 1। और जब हम कन्फेशन के सेंस पे बात करें, कन्फेशन के सेंस पे मतलब कोई गलती माने, किसी भी सेंटेंस पे अपनी गलती माने, अपना मिस्टेक माने, फॉल्ट माने, अपना कोई पाप, हम कोई क्राइम कमिट करें, तो उस सेंस पे जो सीक्वेंस होगा हमारा वो चेंज होके 1 2 3 हो जाएगा। मतलब नेगेटिव सेंस में, ये नेगेटिव सेंस में जहां पे हम अपनी गलती को स्वीकार करें, अपनी सिन को, पाप को, अपने फॉल्ट को या मिस्टेक को, गलती को जब हम स्वीकार करते हैं, कोई नेगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें हम गलती को स्वीकार कर रहे हैं, उसमें जो हमारा सीक्वेंस होगा वो होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। और जब इसके अलावा और कोई भी जनरल सेंस होगा तो जनरल सेंस पे जो सीक्वेंस होगा वो होगा 2 3 1। इतना समझ पा गया, चलो तुम्हें समझ पे तो आ गया है, लेकिन तुम बोलोगे सर ठीक है लेकिन हम कहीं भूल ना जाए, कोई ट्रिक बता दो याद करने की। तो उसकी भी ट्रिक मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो भाई, इंग्लिश एक एथिकल लैंग्वेज है ना, अच्छी लैंग्वेज है। तो उसपे हम बोलते हैं जब कोई अच्छा काम हो रहा हो तो अपने आप श्रेय मत लो, पहले दूसरे इंसान को दो, फिर तीसरे इंसान को दो, लास्ट में खुद को दो। भाई ऐसे तो करते हैं, पहले तीसरे को थोड़े देंगे, पहले तो दूसरे को देंगे। तो पहले दूसरे को, सामने वाले को श्रेय दो अच्छी बात का। जब कोई अच्छा काम होता है तो अपने आप श्रेय मत लो, पहले दूसरे को दो, फिर तीसरे को दो, लास्ट में खुद को लो। तो जब कोई अच्छा काम होगा दूसरे को, तीसरे को, लास्ट में खुद को। लेकिन जब कोई गलती करो, जब कोई गलती स्वीकार करो, या जब कोई क्राइम करो, कभी नेगेटिव बात हो, तो उसमें सबसे पहले गलती किसकी मानो, अपनी मानो, तब दूसरे की, तब तीसरे की। पहले अपनी गलती, तब दूसरे की, तब तीसरे की। दूसरे को ब्लेम मत करो, पहले खुद को ब्लेम करो, तब जाके दूसरे की गलती, तब जाके तीसरे की गलती। अब याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा, बस यही है टेक्निक। अब देखो ये सेंटेंस, आई यू एंड ही हैव पास्ड द एग्जाम, हमने एग्जाम पास कर लिया है, ये जनरल सेंस है। तो इसमें जो प्रोनाउन का सीक्वेंस है वो क्या है, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन। क्या सही है, गलत नहीं? क्यों? अगर हम जनरल सेंस की बात करें तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, 2 3 1, ना कि 1 2 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
यू, ही एंड आई हैव पास्ड द एग्जाम, ये राइट आंसर हो जाएगा। बस इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसी में हमको ऐसे दे देगा, ये यहाँ पे और नो एरर ऐसे दे देगा, बोलेगा भाई बताओ एरर किस पार्ट में है, तो हम फर्स्ट पार्ट में एरर कर देंगे। या वो ऐसे भी दे सकता है, ये सेंटेंस देगा, इसका 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा इन चारों में से सही कौन सा ऑप्शन है, तो उसमें भी तुम कर दोगे, सीक्वेंस तुम करोगे। ये सिंपल सेंटेंस था, जनरल सेंस था, तो सीक्वेंस क्या होगा, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, फिर थर्ड और लास्ट में आएगा फर्स्ट पर्सन। बस इतना सिंपल है। लेकिन जब हम कोई क्राइम कन्फेस करेंगे, जब कन्फेशन के सेंस पे, जब हम कोई क्राइम को कन्फेस करेंगे या कोई गलती बताएंगे, मिस्टेक बताएंगे, नेगेटिव सेंस पे बोलेंगे, तो उसका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। तब वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तब हम पहले अपनी गलती मानेंगे, तब दूसरे की, तब तीसरे की। चलो इसका एग्जांपल लेते हैं। आई, यू एंड ही हैव मेड अ मिस्टेक, हमने मिस्टेक करी। अब हम मिस्टेक की बात कर रहे हैं, गलती स्वीकार कर रहे हैं, तो अब जो हमारा सीक्वेंस होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो अब ये बिल्कुल सही है, अब इसमें कोई एरर नहीं है। क्यों, बिकॉज अब हम मिस्टेक को क्राइम कर रहे हैं, मतलब कन्फेशन का सेंस है। तो अब जो हमारा सीक्वेंस होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बिल्कुल सही है। अब समझ पा गया। बस ऐसे टाइप का क्वेश्चन होता है ये थर्ड रूल बहुत ही इजी है, सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन। जब हमको किसी भी सेंटेंस पे 2 या 2 से ज्यादा प्रोनाउन दिए हों, और अगर हम उसके जनरल सेंस की बात करें, तो जो हमारा सीक्वेंस होगा वो होगा 2, 3, फर्स्ट, पहले दूसरे को श्रेय दो, तब तीसरे को, लास्ट में खुद को लो। लेकिन जब हम कोई गलती कन्फेस करेंगे, कोई पाप या कोई क्राइम या कोई मिस्टेक, तो हम क्या करेंगे, पहले खुद की गलती मानेंगे, तब दूसरे की, तब तीसरे की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इतना हो जाएगा। बस आया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद इस रूल को एंड करते हैं, है ना। हम पहले रूल पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ताकि तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, यहीं पे तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हैं। तो चलो देखते हैं इनको, अपने प्रैक्टिस करते हैं। अब देखते हैं कितना हमको समझ पाया। मी, यू एंड शी हैज फिनिश्ड द वर्क, करते हैं, क्या ये सही है भाई? वर्क फिनिश की बात कर रहे हैं, मतलब जनरल सेंस की बात कर रहे हैं, कोई कन्फेशन तो करने रहे, कोई क्राइम तो करने रहे, तो जो हमारा सीक्वेंस होगा वो होगा 2, 3, 1। अब मी, ये तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, शी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो इसका तो गलत हो गया सीक्वेंस, ये तो गलत हो गया। बस आगे नेक्स्ट, आई, यू एंड हर। अच्छा चलो इसका राइट आंसर भी लिखते हैं। राइट में असली में होना क्या चाहिए था, यू, शी एंड मी, नहीं आई, मी नहीं होना चाहिए था उसका, ये तो ऑब्जेक्टिव केस दिया है, यहाँ पे तो सब्जेक्टिव केस होना चाहिए था, आई होना चाहिए था। तो इसको भी दिख लेना, हाँ इसको गलती मत करना, यू, शी एंड मी मत कर देना, यू, शी एंड आई होगा वो, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आएगा, मी भी नहीं आएगा, ये भी गलत है, आई आएगा वहां पे। ये सब्जेक्ट की जगह है, तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हाँ इसीलिए इसको भी, इसलिए मैंने तुम्हें आंसर भी करवा दिया ताकि तुम्हें ये चीज भी पता चले। नेक्स्ट देखते हैं, आई, यू एंड हर हैव फिनिश्ड द वर्क, और ये हैज नहीं होगा, ये क्या होगा, हैव, ये भी गलती है इसमें। चलो, आई, यू एंड हर हैव फिनिश्ड द वर्क, हमने काम को फिनिश किया। अब देखते हैं, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और हर ये हो गया क्या, थर्ड पर्सन। लेकिन ये तो गलत है, सीक्वेंस क्या होना चाहिए था, 2, 3, 1, तो ये भी गलत। आंसर क्या होगा, यू, फिर हर नहीं होगा, क्या होगा उसका, शी एंड आई, ये होगा सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट। और यहाँ पे हर नहीं होगा, ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस चाहिए, शी होगा वहां पे। अब बात समझ पाई, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट, आई, यू एंड शी हैव फिनिश्ड द वर्क। अब देखते हैं फिर से सीक्वेंस क्या है, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, शी थर्ड पर्सन। अब इन्होंने तीनों की तीनों सब्जेक्टिव केस दिए हैं। देखो इस पे तो ये ऑब्जेक्टिव केस था, इस पे ये ऑब्जेक्टिव केस था, इस पे तीनों की तीनों सब्जेक्टिव केस है, सही है। लेकिन सीक्वेंस गलत है, 1, 2, 3 नहीं होगा, 2, 3, 1 होगा। तो क्या होगा, यू, शी एंड आई, ये होगा वो, ये भी हमारा गलत है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हो सकता है शायद ये ठीक हो जाए। चलो देखते हैं, यू, आई एंड शी हैव फिनिश्ड द वर्क, ये है सेकंड पर्सन, आई है फर्स्ट पर्सन, शी है थर्ड पर्सन। क्या अब सही है, नहीं अभी भी गलत है। क्या होना चाहिए था, यू, शी
एंड आई इसको होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, फिर से गलत दे दिया। चलो कोई बात नहीं, इसको देखते हैं, ये हो सकता है शायद सही हो। शी एंड मी आर इन फॉल्ट, ये देखो शी एंड मी आर इन फॉल्ट। अब हम फॉल्ट की बात कर रहे हैं, गलती की बात कर रहे हैं। अगर हम गलती की बात कर रहे हैं तो जो हमारा सेंटेंस होना चाहिए था वो किसमें होना चाहिए था, 1 2 3। अब सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, अब हम कन्फेशन का सेंस कर रहे हैं, गलती की बात कर रहे हैं, तो सीक्वेंस हो जाएगा 1 2 3। अब देखते हैं, शी थर्ड पर्सन प्रोनाउन, मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो क्या है सीक्वेंस 1 2 3, नहीं गलत। सेकंड बात, मी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आई। ऑब्जेक्टिव केस नहीं, सब्जेक्टिव केस आएगा, तो क्या होना चाहिए था, ये गलत हो गया। आंसर आना चाहिए था आई एंड शी, ये आना चाहिए था आंसर, लेकिन ये भी गलत हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, शी एंड आई आर इन फॉल्ट, ये भी गलती का सेंस है, तो इसका भी रहेगा 1 2 3। शी थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन। अब दोनों के दोनों सब्जेक्टिव केस में है, तो बिल्कुल सही है, यहां तक तो बात सही है। लेकिन जो उसका सीक्वेंस है वो 3 और 1 है, नहीं 1 2 3 होना चाहिए था, ये भी गलत। आई एंड शी होना चाहिए था उसे, लेकिन क्या करें भैया, इसने भी गलत दे दिया, धोखा दे दिया। लास्ट देखते हैं, इस पे भी हम फॉल्ट की बात कर रहे हैं, इसका भी सीक्वेंस 1 2 3 होना चाहिए। अब देखते हैं, शी एंड यू थर्ड पर्सन, यू सेकंड पर्सन, नहीं गलत, फर्स्ट सेकंड थर्ड होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। यू एंड शी होना चाहिए था। तो ऐसी कहानी है हमारी, सबको हमने करेक्ट कर दिया। अब बात समझ पाई, देखो कितना इजी है, सीक्वेंस होना चाहिए बस। कैसा, जब हम किसी जनरल सेंस की बात करें तो 2 3 1, और जब किसी कन्फेशन करें, कोई अपनी गलती माने तो 1 2 3। और याद रखना, क्योंकि ये सब के सब सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट तो सब के सब अपने सब्जेक्टिव केस में होंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में। मी नहीं होगा, आई होगा, हर नहीं होगा, शी होगा, बस ये है। तो अब तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से हो चुकी है, मुझे पता है तुम्हें थर्ड रूल समझ पे आ चुका है, इसे नोट डाउन करो। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ रूल की तरफ। हेडिंग डालो फोर्थ रूल में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको बोलते हैं। अब मैं तुम्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताऊंगा। देखो प्रोनाउन 8 टाइप के होते हैं, 8, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, वो एग्जाम में नहीं आते हैं। जो जो एग्जाम में आते हैं वो मैं तुम्हें करवा रहा हूं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से क्वेश्चन आता है, इसीलिए करवा रहा हूं, और इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन भी करवाऊंगा, बिकॉज इससे भी क्वेश्चन आता है। ये मैं गारंटी दे रहा हूं भैया, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये चैप्टर जब एंड होगा ना, जब इससे पहले थ्योरी करेंगे, रूल्स करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद तुम कोई भी सैंपल पेपर उठाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना, कहीं भी टेक्स्ट बुक जहां जाना है जाना, और क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, एक भी नहीं छूटेगा। अब तुमने हेडिंग डाल दी होगी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते किसको है, किसको कहते हैं, देखो जिन भी प्रोनाउन के पीछे सेल्फ और सेल्फ्स लगता है उनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो वहां पे दिख रहा होगा माई सेल्फ, यूर सेल्फ। सेल्फ लगता है सिंगुलर के पीछे और सेल्फ लगता है प्लूरल के पीछे। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, जिन भी प्रोनाउन के पीछे सेल्फ या सेल्फ लगता है उन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इसके ज्यादा डिटेल पे इतनी जा नहीं रहा मैं। सेल्फ लगता है सिंगुलर चीजों के पीछे और सेल्फ लगता है प्लूरल चीजों के पीछे। अब इतने टाइप के होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ध्यान से सुनो, पहले नोट बात पे करना, पहले सुन लो। माई सेल्फ, ये केवल एक आदमी को दिखा रहा है, मेरे को माई सेल्फ, तो इसके पीछे क्या लगा, सेल्फ। इसका माई सेल्फ नहीं हो सकता, क्यों, देखो मैं इसका ये नहीं कर सकता माई सेल्फ, क्योंकि जो माई है वो एक ही पर्सन को दिखाता है, इसलिए इसके पीछे सेल्फ लगता है सिंगुलर के साथ। इसके साथ में माई सेल्फ नहीं कर सकता। अगर कहीं लिखा होगा तो ये गलत हो जाएगा। एरर इसी क्वेश्चन में होता है, इसी पार्ट में होता है एरर। माई सेल्फ ऐसे लिखा होगा तो तुम पहचान लोगे भैया सेल्फ तो प्लूरल के साथ होता है, माई तो सिंगुलर है, तो ये नहीं होगा, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं। बात समझ पाई। फिर अवर सेल्फ, अवर सेल्फ के पीछे मैंने सेल्फ लगाया है, ये नहीं लिखा अवर सेल्फ, अवर सेल्फ नहीं लिखा, बिकॉज अवर क्या है, प्लूरल है, अवर मतलब बहुत सारे, हम सब, और इसके साथ हमेशा क्या आएगा, सेल्फ आएगा, ना कि सेल्फ। अवर सेल्फ कहीं पे भी आ गया गलत हो जाएगा वो, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं है यहाँ पे। अब बात समझ पाई। इसलिए मैं तुम्हें चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि कोई भी स्टूडेंट बात पे ना बोले कि सर माई सेल्फ भी तो हो सकता है, अवर सेल्फ भी तो हो सकता है, नहीं। फिर यूर सेल्फ, अब जो यूर है, यूर मतलब तुम्हें, तो यूर ऐसा है जो सिंगुलर को भी दिखाएगा प्लूरल को भी दिखाता है। यू मतलब एक भी हो सकता है और यू मतलब दो भी हो सकते हैं, यू मतलब तीन भी। तो जो यू होता है वो सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, इसलिए यूर सेल्फ भी लिखा है और यूर सेल्फ भी लिखा है, दोनों लिखा है। फिर हिम सेल्फ, हिम मतलब एक,
वो एक लड़के की बात करें तो उसके लिए एक ही आएगा, हिमसेल्फ, इसलिए सेल्फ लिखा है। हर सेल्फ एक ही लड़की है तो उसके लिए सेल्फ लिखा है। इट सेल्फ एक ही होता है, इट सिंगुलर होता है, इसलिए सेल्फ आया है। और देम के साथ सेल्फ आया है, बिकॉज देम मतलब बहुत सारे, वो बहुत सारे, इसलिए प्लूरल है, इसलिए सेल्फ आया है। और इसका देम सेल्फ नहीं हो सकता, क्यों? बिकॉज देम मतलब होता है बहुत सारे, तो उसके साथ सेल्फ नहीं लगेगा, सेल्फ ही होगा, ये नहीं होगा। बात समझ पाई? अगर तुम्हें कहीं भी देम सेल्फ दिख गया तो वो गलत हो जाएगा, उसमें एरर कर दोगे तुम, ठीक? अब बात समझ पाई? इसीलिए जो जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनके बाहर कुछ नहीं होते हैं, बस इतने ही है, इतने एग्जाम में आते हैं। आप समझ पाया? तो ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेल्फ लगता है सिंगुलर के पीछे और सेल्फ लगता है प्लूरल के पीछे, इसलिए माई सेल्फ आया है और अवर सेल्फ आया है। आप समझ पा गया? बस इतना, बाकी तो इससे ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो इस एग्जाम्पल को देखो, अब जरा ध्यान से सुनना, नोट आराम से करना, ध्यान से सुनना। आई इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द चीफ गेस्ट। मैंने उसका परिचय कराया, किससे? चीफ गेस्ट से। जो चीफ गेस्ट थे उससे मैंने उसका परिचय करवाया। अब याद रखो, इस पर वर्ब क्या है? परिचय करवाना, यह है वर्ब। इतना समझ पाया? और सब्जेक्ट क्या है? आई, यह है सब्जेक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। ये तो हमने एक्टिव पैसिव में, टेंस में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ लिया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब याद रखना, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, जैसे इंट्रोड्यूस है, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। इंट्रोड्यूस भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब वो वर्ब जो अपने डायरेक्ट बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं। ये मैंने तुम्हें एक्टिव पैसिव की फर्स्ट वीडियो में बताया है। देखो भाई, अगर किसी को नहीं पता, वैसे तो जो मेरे साथ पढ़ रहा है उसे पता होगा, लेकिन अगर कोई ऐसा है जो पहली बार मेरे से जुड़ रहा है और ये पहली बार वीडियो देख रहा है, तो मैंने एक्टिव पैसिव की वीडियो में फर्स्ट जो पार्ट है उसका एक्टिव पैसिव का, उसमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब बिल्कुल डिटेल में करवाया है। तो तुम यहाँ पे जा सकते हो, तुम्हारी बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज जो हमारे चैनल में, उसमें मिल जाएगी ये वीडियो, एक्टिव पैसिव का फर्स्ट पार्ट। उस पर मैंने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब दोनों अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उस पर देख लेना। तो मैं बोल रहा हूं, कुछ वर्ब ऐसी होती है जिन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, वो अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है, हमेशा, हमेशा लेगी ही लेगी। हाँ, तो इंट्रोड्यूस भी ट्रांजिटिव वर्ब है, ये भी डायरेक्ट अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, और तुम देख भी रही हो ऑब्जेक्ट लिया है इसने। आई इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द चीफ गेस्ट, मैंने उसका परिचय कराया, किससे? चीफ गेस्ट से। तो ये तो हमारा बिल्कुल सही हो गया सेंटेंस, बिकॉज ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है और लिया है। लेकिन अब सेकंड को देखो, आई इंट्रोड्यूस्ड टू द चीफ गेस्ट, क्या ये सही है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों? मैंने परिचय कराया चीफ गेस्ट, अरे किसका भाई? आई इंट्रोड्यूस्ड टू द चीफ गेस्ट, तो बिल्कुल गलत है। अरे भाई किसका परिचय कराया? अपना कराया, उसका कराया, किसका कराया? कुछ भी गिवन नहीं है। दूसरी बात, इंट्रोड्यूस्ड ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद तो भैया ऑब्जेक्ट आना ही आना है, ऑब्जेक्ट तो गिवन ही नहीं है, इसके बाद तो टू दे दिया प्रेपोजिशन। और अभी तो हमने पढ़ा जो इंट्रोड्यूस होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी, तो सेंटेंस गलत हो गया। अब क्या करें भैया, इस सेंटेंस को ठीक कैसे करें? अब याद रखना, ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, लेकिन जब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना गिवन हो तो सेंटेंस तो गलत हो जाएगा। अब उस सेंटेंस को ठीक करने के लिए हम उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं, याद रखना। अब हम इसको ठीक करने के लिए किसका यूज कर देंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। अब ऑब्जेक्ट तो लगा नहीं सकते अपनी मर्जी से, बिकॉज हमें नहीं पता ऑब्जेक्ट क्या है। तो इस सेंटेंस को ठीक करने के लिए हम वर्ब के बाद में, ऑब्जेक्ट तो नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर देंगे। अब बात समझ पा गई? ताकि सेंटेंस हमारा कम से कम ठीक तो हो जाए। तो अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आएगा? आई इंट्रोड्यूस्ड, और यहां पे क्या लिख देंगे हम? माई सेल्फ टू द चीफ गेस्ट। अब जो ये हमारा सेंटेंस गलत था, अब वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा। अब आप समझ पाया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कब करते हैं? जब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट गिवन ना हो तो उस ऑब्जेक्ट के रिप्लेस में, उस ऑब्जेक्ट की प्लेस में हम किसका यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो अब हो जाएगा आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू द चीफ गेस्ट। हाँ, हालांकि दोनों का जो मीनिंग है वो चेंज हो गया। इसका मतलब था मैंने उसका परिचय कराया, और इसका मतलब है मैंने खुद का परिचय कराया चीफ गेस्ट से। मीनिंग दोनों का डिफरेंट है, लेकिन दोनों सेंटेंस अब ठीक हो गए। तो ऐसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। अब तुम बोलोगे सर माई सेल्फ क्यों यूज किया? इतने सारे हैं, माई सेल्फ का ही क्यों यूज किया? याद रखना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो आता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। सब्जेक्ट था आई, तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? माई सेल्फ होता है, इसीलिए किया। बात समझ पाई? अगर हमारा सब्जेक्ट होता है वी, तो वी का क्या था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? आवरसेल्व्स, तब आता। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा।
सब्जेक्ट जो होगा उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लिख देंगे वर्ब के बाद में। आ गया, वर्ब के बाद में। बस अब तुम्हें इतना समझ पा गया होगा। अब तुम बोलोगे सर समझ पा चुका है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों यूज होता है ये भी समझ पा चुका है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है ये भी समझ पा चुका है, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है कौन सी इंट्रांजिटिव है। तो जो वर्ब ट्रांजिटिव होती है जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है वो सब के सब मैं लिखवा रहा हूं तुम्हें। चलो देखो, एक भी चीज मिस नहीं होगी भाई, हर चीज मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। ये है वो वर्ब, इसे नोट डाउन करो। ये सारी की सारी वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब वो वर्ब जो डायरेक्ट अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी। ध्यान से सुनो, नोट बाद में करना, पहले सुनो। ये सारी के सारी वर्ब वो हैं जो अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है। अगर इन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया तो हम किसका यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, तब करेंगे। अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो हम किसका यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। बस अब समझ पा गए, अब आराम से नोट करो, आराम से नोट करो इसे। और अब हम, अगर तुम्हें समझ पा गया है तो जल्दी से पहले कमेंट में लाइक कर दो, लाइक का सिंबल भेज दो, ये सर हमें आ चुका है तो हम आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अरे भैया कमेंट तो कर सकते हो ना लाइक का, क्या भाई समझ पा गया है तो आगे बढ़े हम। हाँ, और चिंता मत करो, जल्दी हम लाइव क्लास भी लेंगे एक, ठीक है। तुम जल्दी से कमेंट करो, अब आगे बढ़ते हैं। देखो पहला इसका देखते हैं, इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। सिंस शी हैड नॉट डन हर होमवर्क शी absented herself from the college, सॉरी फ्रॉम द स्कूल। अच्छा, अब यहाँ पे जो सिंस है, सिंस का जो यूज हुआ है वो बिकॉज के सेंस पे हुआ है, याद रखना। जो यहाँ पे सिंस का यूज हुआ है वो बिकॉज के सेंस पे हुआ है। बिकॉज मतलब क्योंकि, क्योंकि उसने अपना काम नहीं किया था, अपना होमवर्क नहीं किया था, इसीलिए वो स्कूल से क्या थी, अब्सेंट थी। अब देखो अब्सेंट वर्ब आ चुका है, यहाँ पे लिखा है हर्ट, हील, प्रेजेंट, अब्सेंट, इंट्रोड्यूस्ड, एंजॉय, अवेल, प्रोस्टेट। ये जितने भी वर्ब आ जाएं वो सब के सब वर्ब के बाद हमको ऑब्जेक्ट गिवन होता है। ऑब्जेक्ट गिवन है एब्सेंट के बाद नहीं, अगर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो तब हम किसका यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो अब किसका यूज कर दिया, हरसेल्फ। और हरसेल्फ किसके अकॉर्डिंग आया, सब्जेक्ट शी के अकॉर्डिंग। ये था सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शी के अकॉर्डिंग क्या आ गया, हरसेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर दिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आप समझ पा गया, बस ऐसे होते हैं क्वेश्चन। कैसे किया, ये हमारा सेंटेंस था, अब्सेंटेड वर्ब आ चुका है। ये एब्सेंटेड वर्ब ऐसा है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, लेकिन इसके बाद क्योंकि ऑब्जेक्ट कहीं दिया नहीं था, क्या आ गया, फ्रॉम, प्रोनाउन आ गया, प्रेपोजिशन आ गया, इसीलिए हमने किसका यूज कर दिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर दिया। बस इतना है। अब तुम्हें पता है इनकी मीनिंग, तो तुम्हें पता ही है। हर्ट मतलब किसी को चोट पहुंचाना, हील मतलब ठीक करना, प्रेजेंट मतलब उपस्थित होना, अब्सेंट मतलब उपस्थित ना होना, इंट्रोड्यूस मतलब परिचय करवाना, एंजॉय मतलब मजे करना, अवेल, अवेल का मतलब होता है किसी भी चीज का लाभ उठाना, किसी भी चीज का, किसी भी अवसर का लाभ उठाना। यह है अवेल का मतलब, इसे नोट कर लो अगर किसी को नहीं पता, लाभ उठाना किसी चीज का। और प्रोस्टेट मतलब होता है किसी को भी दंडवत नमस्कार करना। जब किसी को दंडवत नमस्कार करते हैं ना उसको बोलते हैं प्रोस्टेट। बस, तो तुम्हें बाकी की मीनिंग तो पता होंगे। अवेल का मतलब होता है लाभ उठाना किसी भी चीज का, और प्रोस्टेट मतलब होता है दंडवत प्रणाम करना, किसी को नमस्कार करना, ये होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। He prostrated before his master who had returned from London after a year. उसने प्रणाम किया किसको, अपने मास्टर को जो कि 1 साल बाद आए लंदन से। अरे वाह, अच्छी बात है भैया, अपने अपने से बड़ों को तो इज्जत देनी चाहिए। अब इसमें एरर कहां पे है, देखो एरर बड़ा सिंपल है। प्रोस्टेटेड वर्ब आ चुका है, ये वर्ब कैसा है, ट्रांजिटिव वर्ब है जो अपने बाद क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा, लेकिन इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट नहीं गिवन। ऑब्जेक्ट गिवन है कहीं नहीं, प्रोस्टेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं गिवन, इसलिए अगर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो अब हम यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे बीच में। यहाँ पे कौन सा, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है ही, तो ही के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हिमसेल्फ आ जाएगा। बस ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, अब ये सही हो जाएगा। ही प्रोस्टेटेड हिमसेल्फ बिफोर हिज मास्टर हु हैड रिटर्न फ्रॉम लंदन आफ्टर अ ईयर। अब समझ पा गया कैसे क्वेश्चन होते हैं। बस ये जो है वर्ब, ये हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं। जब इन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना गिवन हो तो हम क्या यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बस नेक्स्ट, लास्ट नाइट आई वेंट टू अ पार्टी एंड एंजॉयड। क्या सही है बताओ, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर सही है, नहीं गलत है, बिल्कुल गलत। क्यों, बिकॉज लास्ट नाइट आई वेंट टू अ पार्टी, लास्ट नाइट मैं पार्टी में गया और मैंने खूब एंजॉय किया, खूब मजा किया।
इंजॉयड आ चुका है, वर्ब आ चुका है। इंजॉयड वर्ब हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। क्या ऑब्जेक्ट गिवन है? नहीं। अगर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो अब हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। किसके अकॉर्डिंग आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट कहाँ है? आई, ये है हमारा सब्जेक्ट, तो आई का क्या हो जाएगा वहां पे? माई सेल्फ। ये हो जाएगा राइट आंसर। लास्ट नाइट आई वेंट टू अ पार्टी एंड एंजॉयड माई सेल्फ, ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आप समझ पा गया? और अगर कोई बोलेगा भैया वेंट, वेंट भी तो वर्ब है, तो भैया जो वेंट है वो सही तो है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं लेते, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, टू लगा है, प्रेपोजिशन लगा है, बस ये तो होता है। जो वेंट होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, वो डायरेक्ट अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेता, तो ऑब्जेक्ट गिवन भी नहीं है। लेकिन जो एंजॉयड है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट गिवन नहीं था, इसलिए हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट था आई, तो आई का क्या हो गया? माई सेल्फ हो गया। बस इतना सिंपल होता है। फोर्थ रूल क्या था हमारा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का रूल। तुम्हें पता चल चुका है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं और कहां पे लगाते हैं। देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम हमेशा वर्ब के बाद लगाते हैं। वर्ब के बाद, वर्ब के बाद। किसके बाद? वर्ब के बाद। अब किसी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हम प्रोनाउन को, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को वर्ब के बाद में लगाते हैं, क्या सब्जेक्ट के बाद में लगा सकते हैं क्या? हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को वर्ब के बाद में लगाते हैं, क्या सब्जेक्ट के बाद में लगा सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन आ रहा होगा। अगर किसी के आ रहा है तो चलो इसका भी सॉल्यूशन करवाता हूं। बिल्कुल लगा सकते हैं। देखो, आई ओपन द डोर, और एक मैं बोलूं आई माई सेल्फ ओपन द डोर, ये दो हैं। अब मैंने क्या किया, मैं यहां पे पेन चेंज करता हूं। अब मैंने सब्जेक्ट के बाद लगा दिया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब मैंने क्या किया, हम तो वर्ब के बाद लगाते थे ना, ये थी वर्ब, हम वर्ब के बाद लगाते थे, अब मैंने सब्जेक्ट के बाद लगा दिया। अब दोनों का मीनिंग क्या सेम है? इन दोनों का नहीं, मीनिंग में डिफरेंस है। क्या है मीनिंग? आई ओपन द डोर, इसका मीनिंग है मैंने दरवाजा खोला, और सेकंड वाले का मीनिंग क्या है? मैंने खुद से दरवाजा खोला। बात समझ पाई? देखो दोनों का मीनिंग क्या है। पहले का है आई ओपन द डोर, मैंने दरवाजा खोला, और सेकंड का है आई माई सेल्फ ओपन द डोर, मैंने खुद से दरवाजा खोला। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है, जब भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट के बाद में लगा दें तो वो उनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं कहते, तब उनको क्या कहते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन। इसी को कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, बस इसी को। तब इनका नाम चेंज हो जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन। तब एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाते हैं। आप समझ पा गया? जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद में लगे तब तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें सब्जेक्ट के बाद में लगा लेते हैं, आई माई सेल्फ ओपन द डोर, आई माई सेल्फ विल डू इट, जब सब्जेक्ट के बाद इन्हें लगाते हैं तो तब इनका नाम चेंज हो जाता है, एम्फेटिक प्रोनाउन इन्हें बोलते हैं। बस ये था वो कॉन्सेप्ट। तो अगर किसी के माइंड में क्वेश्चन आया, और बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ऑफलाइन भी पूछते हैं, तो देखो ये मैंने तुम्हें बता दिया। जब वर्ब के बाद लगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और जब सब्जेक्ट के बाद लगे तो एम्फेटिक प्रोनाउन होते सेम है, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, ये सब के सब। बस इसे जल्दी से नोट करो। इन दोनों का मीनिंग क्या है? मैंने दरवाजा खोला, मैंने खुद से दरवाजा खोला, बस ये है वो कॉन्सेप्ट। बाकी जितना भी मैं करवा रहा हूँ ये सब के सब पीडीएफ तुम्हें डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, उसे ज्वाइन करके तुम आराम से घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो। पहले वीडियो में समझ लो, उसके बाद हर चीज तुम्हें टेलीग्राम में मिल जाएगी। मैं हर कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो सब के सब, उन्हें जितनी मैं वैल्यू प्रोवाइड कर सकूं उतनी करूं, जितनी फ्री में हर चीज तुम्हें दे सकूं वो दूं। और अगर तुम्हें भी कोई चीज तुम्हें चाहिए या तुम्हें कोई चीज की नीड है तो मुझे तुम कमेंट कर सकते हो भैया, जो मैं करूंगा अपना 100% दूंगा। अब फिफ्थ रूल की तरफ हम बढ़ते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का रूल, इसकी तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से हेडिंग डालो, फिफ्थ रूल रिलेटिव प्रोनाउन का रूल। रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? संबंध को दर्शाने वाला सर्वनाम। अगर किसी को हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख सकते हैं हम, संबंधों को दर्शाने वाला प्रोनाउन, संबंधों को दर्शाने
वाला सर्वनाम, इसे ही बोलते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधों को दर्शाने वाला सर्वनाम। ओके, अब बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं इंग्लिश में, वो केवल 3 होते हैं, हु, विच और दैट। ये 3 होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। कौन कौन से? हु, विच और दैट। हु आता है किसी पर्सन के लिए, जब हम किसी पर्सन के बारे में बात करें, किसी इंसान के बारे में बात करें, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? हु का। विच का यूज करते हैं हम किसी थिंग के लिए, या किसी ऑब्जेक्ट के लिए, या किसी एनिमल के लिए। मतलब विच का यूज करते हैं हम नॉन लिविंग थिंग के लिए, हु का यूज करते हैं लिविंग थिंग के लिए, विच का यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए, और एनिमल्स के लिए भी विच का यूज कर सकते हैं। और लास्ट बचा दैट। दैट का यूज सबके लिए होता है, लिविंग और नॉन लिविंग, सबके लिए, हर एक के लिए, ऑल। फिर से बोल रहा हूं, हु का यूज होता है लिविंग के लिए, विच का यूज होता है नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए, और दैट का यूज सबके लिए होता है, चाहे लिविंग हो, चाहे नॉन लिविंग हो, चाहे एनिमल हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे कोई थिंग हो, सबके लिए दैट का यूज कर सकते हैं। दैट का यूज सबके लिए कर सकते हैं, वो यूनिवर्सल है, किसी भी सेंटेंस में दैट का यूज कर सकते हैं। इतना आ गया। अब जो ये 5th रूल है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर दो भाई। ये एससीसी में, तुम्हारी बैंकिंग के एग्जाम में, एयरफोर्स में, एनडीए में, हर जगह ये रूल हमेशा आता है, और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा। इसीलिए इस रूल को इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, और तुम्हें समझ पा गया है। हु आता है किसी पर्सन के लिए, विच आता है किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए, किसी चीज के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी थिंग के लिए, या किसी एनिमल के लिए, और दैट सबके लिए आता है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो प्लेस हो, थिंग हो, किसी के लिए। ठीक है, ओके। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखते हैं। ही इज द बॉय हु स्टोल माई पेन। ये वो लड़का है जिसने मेरी पेन चुराई। तो हम किसी लड़के के बारे में बात करें, किसी पर्सन के बारे में बात करें, लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन हु। आरपी लिख रहा हूं मैं, शॉर्टकट, शॉर्ट फॉर्म में, रिलेटिव प्रोनाउन इसका मतलब है। तो किसी पर्सन के बारे में बात करें, हु आया है, बिल्कुल सही है। आ गया। नेक्स्ट, शी इज द गर्ल हु वॉन द फर्स्ट प्राइज। ये वही लड़की है जो फर्स्ट प्राइज जीती। गर्ल, लड़की के बारे में बात करें, किसी पर्सन के बारे में बात करें, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या आया? हु आया, रिलेटिव प्रोनाउन। ये भी बिल्कुल सही है। ये तो पढ़ा, जो हु होता है वो किसी पर्सन के लिए आता है। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज द डॉग विच बिट हर। हम डॉग के बारे में बात कर रहे हैं, एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इसके साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन आया है वो विच आया है, बिल्कुल सही। अभी तो हमने पढ़ा, जो विच है वो किसी थिंग, ऑब्जेक्ट या एनिमल के लिए आ सकता है भैया, तो आया है। एनिमल की बात करें ये। अब बिट में कंफ्यूज मत हो ना, ये सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म बाइट होती है, बाइट फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म बिट, थर्ड फॉर्म बिटन। हाँ, तो ये सेकंड फॉर्म है, ये वही कुत्ता है जिसने उसे काटा। पास्ट के बारे में बात करें, बिट, बिल्कुल सही है वो। तो देखो, सिंपल, किसी पर्सन के बारे में बात करें तो हु, और अगर हम किसी नॉन लिविंग थिंग के या एनिमल के बारे में बात करें तो विच। ठीक है, लेकिन इससे अब क्वेश्चन नहीं आते, ध्यान से सुनना। जो हु और विच है वो तो बहुत ही ज्यादा इजी है, इसलिए अब हु और विच से क्वेश्चन नहीं आते। पहले आते थे, अब नहीं आते वो। अब तुम एग्जांपल देख लो, अपना सैंपल पेपर कहीं उठा के देख लो, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो, अब हु या विच से क्वेश्चन नहीं आते, बिकॉज ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बच्चा बच्चा कर देगा भाई। पर्सन के लिए हु, और नॉन लिविंग थिंग के लिए, एनिमल के लिए विच। अब जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं दैट से, इसको नोट कर लो। अब जो क्वेश्चन आते हैं वो दैट से आते हैं, बिकॉज दैट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए। अब दैट से कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसे कैसे करते हैं वो देखते हैं। ये देखो, ही इज द सेम बॉय हु स्टोल माई पेन। अब इसे कैसे करोगे? ही इज द सेम बॉय हु स्टोल माई पेन। अब जो दैट से क्वेश्चन आते हैं वो उसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बहुत ही शानदार। दैट वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना सबके सब, तुम्हें मजा आ जाएगा। ट्रिक तुम्हें बता रहा हूं मैं, ध्यान से। ट्रिक कैसी? ट्रिक का नाम है सोना। हाँ, वही सोना है, सोना जानू बेबी, वही वाली सोना। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? सोना। सोना ट्रिक कैसी है? देखो भाई, एस से सुपरलेटिव डिग्री। तुम बोलोगे सर वाह, आप तो कहां सोना में चले गए। अरे भैया यही तो है, ऐसी तो पढ़ते हैं इंग्लिश, ऐसे तो याद करवाई जाएगी, ये थोड़े कि भाई रट लो। हाँ, कौन सी ट्रिक है? सोना। तो एस से सुपरलेटिव डिग्री, ओ से ओनली, एन से नन, ए से ऑल, और एक और होता है सेम, एस, सेम। ये भी, लेकिन सेम तब जब सेम किसी पर्टिकुलर का सेंस दिखाए, एक का, एक निश्चित चीज का सेंस दिखाए, पर्टिकुलर का सेंस। तो अगर हमें किसी भी सेंटेंस पे, फिर से बोल रहा हूं,
किसी भी सेंटेंस पे अगर हमें ये 5 चीजें दिख गई, सुपरलेटिव डिग्री दिख गई, सुपरलेटिव डिग्री तुम्हें पता है ना, जिसके पीछे EST लगता है या जहां पे मोस्ट आता है वो होता है सुपरलेटिव डिग्री। ये मैंने तुम्हें पढ़ा है, प्रेपोजिशन आर्टिकल सब में पढ़ा है, देख लेना। सुपरलेटिव डिग्री किसी भी अगर तुम्हें सेंटेंस पे दिख गई जिसके पीछे EST या मोस्ट जिसके आगे लगता है, ओनली दिख गया किसी भी सेंटेंस पे, नन दिख गया, ऑल दिख गया या सेम दिख गया, ये सब के सब अगर तुम्हें किसी भी सेंटेंस पे दिख गए और ये सब के सब किसका सेंस दिखा रहे हैं, एवरी का सेंस दिखा रहे हैं, तो तब उस कंडीशन में मैं लिख रहा हूं यहां पे, उस कंडीशन में हम जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे वो हु का करेंगे क्या, विच का करेंगे क्या, या दैट का करेंगे, किसका करेंगे। याद रखना उस कंडीशन में हम ना ही हु का यूज करेंगे ना विच का यूज करेंगे, हम किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। बस ये है हमारा कॉन्सेप्ट, सोना वाला कॉन्सेप्ट। सोना मतलब किसी भी सेंटेंस पे अगर हमें सुपरलेटिव डिग्री दिख गई, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जिसके पीछे EST होता है, जिसके आगे मोस्ट होता है, ओनली दिख गया, नन दिख गया, ऑल दिख गया या सेम दिख गया, तो उस सेंटेंस पे हम रिलेटिव प्रोनाउन ना हु यूज करेंगे ना विच यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो भैया मैं ऐसे ही करवाता हूं, हर चीज तुम्हें मजेदार आराम से समझ पा जाएगी, इसे नोट करो। अब ये क्वेश्चन देखो, ही इज द सेम बॉय हु स्टोल माई पेन, क्या ये सही है, गलत, क्यों, क्योंकि इसमें क्या आ चुका है, किलो, इसमें आ चुका है सेम। देखो सेम आ चुका है, अगर सेम आ चुका है इस सेंटेंस में तो यहाँ पे फिर हु नहीं यूज होगा, क्या यूज होगा, दैट, दैट यूज होगा। बस इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दैट से ही अब क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फिफ्थ रूल। अब हु विच से नहीं आते बच्चों वाले, अब आते हैं दैट से, और अगर दैट से आते हैं तो उसकी मैंने तुम्हें खतरनाक ट्रिक बता दी है। अब हो सकता है औरों के गलत हो जाए क्वेश्चंस, लेकिन जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं तुम लोगों के, उनके कभी गलत नहीं होंगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखो कितना इजी है, सेम आ चुका है इस पूरे सेंटेंस पे, जब इस पूरे सेंटेंस पे इनमें से कुछ भी आ जाए तो उसके साथ हमेशा दैट आता है, रिलेटिव प्रोनाउन। बस अगर तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझ पा चुका है तो ये 3 क्वेश्चन है, बस इन 3 क्वेश्चन को कर लो, मैं समझ जाऊंगा तुम्हें कॉन्सेप्ट आ चुका है, फिर आज की क्लास हो जाएगी खत्म। जल्दी से 3 क्वेश्चन। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर एक चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तो बताओ आंसर क्या है। ऑल आ चुका है, तो ऑल आ चुका है तो हमने रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज किया है, दैट यूज किया है, बिल्कुल सही है। बस जिसपे भी क्या आ जाए, ऑल आ जाए, कुछ भी आ जाए, ऑल और ये सुपरलेटिव डिग्री, तो उसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज करेंगे, देखो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, शी इज द ओनली गर्ल हु हैज पास्ड द एग्जाम, ये वही एकमात्र लड़की है भाई जिसने एग्जाम पास किया है, लगता है टॉपर है। तो अब देखो ओनली आ चुका है, अगर ओनली आ चुका है तो रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, दैट यूज होगा। बस तो ये गलत हो गया, दैट यूज आना चाहिए था यहाँ पे। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इतने सिंपल, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन तो चुटकी में हो जाता है। मैंने कहा था 1 सेकंड में, यही होती है शॉर्ट ट्रिक, इसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक। देयर इज नन इन द क्लास हु हैज पास्ड द एग्जाम, इस क्लास पे तो एक भी पास नहीं हुआ भैया, डफर की क्लास है। तो नन आ चुका है, किसी भी सेंटेंस पे नन आ जाए तो उस पे हु नहीं आता, रिलेटिव प्रोनाउन क्या आता है, दैट आता है, ये भी गलत, बस दैट आना चाहिए था वहां पे। तो आज की क्लास हो चुकी है कंप्लीट। आज हमने बहुत सारे बेहतरीन बेहतरीन रूल जाने और बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक भी जानी। अगर तुम्हें आज सच में कोई नया चीज सीखने को मिली, नई वैल्यू तुम्हें मिली, तो जल्दी से इस वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा, मेरे साथ अगर पढ़ोगे तो बहुत मजा ही आएगा। और हाँ, अगर किसी ने इसके पहले पार्ट नहीं देखे तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं, प्रोनाउन का फर्स्ट क्लास भी दिख रही होगी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज भी दिख रही होगी। जल्दी से उसे क्लिक करो, नोट्स बनाओ। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।